नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। नोटबंदी के बाद कैश में महंगी कार खरीदने वालों की खैर नहीं। आयकर विभाग ने डीलरों से मांगी जानकारी। कैश में LIC प्रीमियम भरने वालों पर भी नजर। बढ़ सकती है इनकम टैक्स छूट की सीमा। आज नीति आयोग की बैठक में सबने बताई आयकर नियमों में बदलाव की जरूरत। बड़े दिनों बाद बाजार हुआ गुलजार। सेंसेक्स 400 पॉइंट उछाले से भी 8000 के पार। सोना खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए जरूरी खबर। 1 जनवरी से ज्वेलरी हॉलमार्किंग होगी जरूरी। ज्वेलरों की शिकायत, जरूरी इंतजाम मौजूद नहीं। टाटा मिस्त्री की कानूनी जंग हुई तेज। टाटा सन्स ने मिस्त्री को भेजा कानूनी नोटिस। संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने का आरोप। नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर ममता राहुल का हमला। राहुल ने बताया सबसे बड़ा घोटाला तो ममता ने मांगा इस्तीफा। कुछ मत बोलो कब बड़ा आ जाएगा। क्या है, सबको डराता है। एयर इंडिया का नए साल पर धमाका। 849 रुपए में ले फ्लाइट का मजा। यहां पर आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इंपॉर्टेंट अहम खबरों की ओर। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि बजट से पहले प्रधानमंत्री के साथ की गई बैठक सकारात्मक रही है। अमिताभ कांत ने वित्त मंत्री जेटली की बात दोहराई और इस बजट में बड़े टैक्स रिफॉर्म के संकेत दिए। ये पॉलिसी मीटिंग थी कि कैसे हम इंडिया को हाई ट्रेजेक्टरी ग्रोथ रेट पर ले जाएं, कैसे हम सोशल सेक्टर्स को शेप करें, कैसे हम बजट के क्षेत्र में क्या करना चाहिए। ये सब इस डिस्कशन हुआ था। कई डिस्कशंस जैसे एजुकेशन पे हुआ, हेल्थ पे हुआ, टूरिज्म पे हुआ, स्किल डेवलपमेंट पे हुआ, पॉलिसी मेजर्स पे ज्यादा। पॉलिसी मेजर पर ज्यादा। तो टैक्स रिफॉर्म को लेकर मुझे पता चला कई लोगों ने सिफारिशें की। टैक्स रिफॉर्म में किस तरह के रिफॉर्म वो चाहते हैं? देखिए, इस पे FM पहले बोल चुके हैं कि हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड पे काम करना है। हमें अपने टैक्स स्ट्रक्चर को बेंचमार्क करना चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ। वो बोल चुके हैं पहले, और उसी को लेकर कि कैसे हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अचीव करें, उस पर हमारे जो टैक्स एक्सपर्ट्स थे, गोविंद राव जी थे, सुजीत भल्ला थे, इन लोगों ने उस पर अपने कमेंट्स। एक सर और जो लोगों ने कहा कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी एक बड़ा इश्यू है कि इंपोर्टेड माल पे ड्यूटी कम लगती है, रॉ मटेरियल पर ड्यूटी ज्यादा लगती है, कि इस तरह की सिफारिशों का क्या मकसद था और इसको लेकर प्रधानमंत्री कितने उत्साहित दिखे? प्रधानमंत्री तो बहुत उत्साहित थे कि इंडिया को आगे ले जाना है। वो तो उनका तो उन्होंने सारे सजेशंस को बड़े अच्छी तरह सुना और बड़े अपने क्रिएटिव कमेंट्स दिए हर चीज पे। और ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, इस पे काफी काम हुआ है, काफी स्टडीज हुई हैं। टैरिफ कमीशन ने काफी काम किया, DIPP ने काफी काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़े इकोनॉमिस्ट और सरकारी अफसरों से बैठक की और इस बैठक में देश के विकास के रोडमैप पर चर्चा की गई। नीति आयोग की इस बैठक में टैक्स ढांचे को सरल बनाने, डायरेक्ट टैक्स में कटौती और कस्टम ड्यूटी में सुधार पर चर्चा हुई। So the suggestion was that there is this inversion in many cases whereby the inputs are subject to higher custom duty than outputs are. That discourages the manufacturing of the outputs, and so this suggestion was that unify all the tariff, all the custom duties to something like about a 7% level, which would ensure that at least as much revenue gets collected as is being currently collected, the custom revenue, and probably it might be a little bit more, but certainly it will be minimally revenue neutral. तो इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हुई है, विस्तार से इस पर हम बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, अगर हम देखें तो इस बैठक में 2 प्रमुख मुद्दों पर हर तरफ से सुझाव आए हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या आने वाले बजट में हम इसकी झलक देख सकते हैं और किस तरह के बदलावों की यहां पर उम्मीद हमें करनी चाहिए?
इसका साफ मतलब है कि आने वाले बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा काफी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। अभी 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना आमदनी है तो आप पर इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। अब इस 2.5 लाख की सीमा में सरकार अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकती है और उसी अनुपात में अलग अलग स्लैब में भी बढ़ोतरी करने की संभावना है। इसका खास मकसद यह है कि इनकम टैक्स के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और नोटबंदी के बाद सरकार को जो फायदा हुआ है उसका फायदा आम लोगों तक पहुंचाया जाए और आम लोगों को हुई परेशानी पर एक तरह से मरहम लगाया जाए। दूसरा जो प्रस्ताव आया है वह है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर के। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि किसी सामान के लिए कच्चा माल जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगती है, लेकिन उसी माल को बना बनाए अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगती है। लिहाजा होता क्या है कि उस माल को बनाने वाली जो घरेलू कंपनियां हैं वो काफी नुकसान में होती हैं, क्योंकि बना बनाया माल सस्ते में इंपोर्ट हो जाता है। तो घरेलू कंपनियों, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव बजट में कर सकती है। यानी जिन सामानों के कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है और तैयार माल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम है तो इस असंतुलन को खत्म किया जा सकता है। कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है और तैयार माल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिसको बजट में शामिल किए जाने की लगभग पूरी संभावना है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। तो इस बैठक में पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोग टैक्स चोरी नहीं करना चाहते, बशर्ते कि उन्हें ये भरोसा दिया जाए कि उनके टैक्स का सही इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी का फैसला लागू होने के बाद अगर आपने कार खरीदी है तो आपको आईटी विभाग का नोटिस भी मिल सकता है, क्योंकि विभाग को लगता है कि कहीं कार खरीदने में काले धन का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। इसके लिए विभाग ने देश भर के कार डीलर से कार खरीदने वाले लोगों की जानकारी मांगी है। आइए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, ये बताएं कि कार खरीदने वालों के लिए ये कितनी परेशान होने वाली खबर है? जी, हर उस व्यक्ति ने जिसने कि 8 नवंबर के बाद यानी जब से नोटबंदी की घोषणा हुई उसके बाद से जिस किसी ने भी कार खरीदी है देश में, उस सब की पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुकी है। सभी कार डीलर से इंफॉर्मेशन ली गई थी और ये उसके अलावा तमाम तरह की डिटेल्स ली गई थी, यानी कि किस मोड में पेमेंट किया गया, किस तरह की कार खरीदी गई, जो खरीदने वाला है उसकी क्या डिटेल है, जो डीलर है उसके पास, ये सारी जानकारियां ले ली गई थी और अब का विश्लेषण हो रहा है। इसके अलावा डीलर्स के बैंक अकाउंट भी चेक किए जा रहे हैं कि किस किस मोड से कहां उनके अकाउंट्स में पैसे आए हैं, ये सारी जानकारी ली जा रही है। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा भी शक होता है कि किसी तरह की किसी ना किसी तरह की कालाधन का इस्तेमाल है तो फिर 1 से 15 जनवरी के बीच इस तरह के नोटिस जा सकते हैं उन लोगों के पास, और खासतौर पे वे लोग जिन्होंने या तो कैश में बहुत ज्यादा पेमेंट किया है या फिर लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं, ऐसे लोगों पर खासतौर पर नजर रहेगी। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, हर वो सोर्स हर वो बड़ी खरीदारी जो पिछले नोटबंदी के बाद से हुई है, सब पर नजर है। जिन लोगों ने जो अपना LIC का प्रीमियम है अगले 3 साल का, कई लोगों ने कैश में प्रीमियम दिया है, उस पर भी नजर है। और तमाम तरह की वो सोर्सेज जहां पे ज्यादा पेमेंट किया गया है, सब पर इनकम टैक्स इस वक्त नजर बनाए रखे हैं। शुक्रिया रोहन इन तमाम डिटेल्स के लिए। देश में केवल 25 लाख ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो अपनी सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर घोषित करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर साल देश में 35,000 लग्जरी कारों सहित 25 लाख नई कारें खरीदी जाती हैं। जी हां, ये आंकड़ा खुद इनकम टैक्स विभाग का है। विभाग के मुताबिक देश की आबादी 125 करोड़ से अधिक है, जबकि 2014-15 में टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या केवल 3 करोड़ 65 लाख थी। और इससे संकेत मिलता है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग टैक्स के दायरे से बाहर है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 5 सालों के दौरान कारों की बिक्री औसतन 25 लाख सालाना रही है। पिछले 3 साल में ही 25 लाख, 26 लाख तथा 27 लाख कारें हर साल बिकी है और शायद ये भी एक वजह है जिसके कारण कार खरीदारों पर अधिकारियों की कड़ी नजर है। बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां पर आज शानदार रिकवरी हमने देखी। बाजार की शुरुआत तो हल्की तेजी के साथ हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद बैंक शेयरों ने बाजार की मजबूती को और आगे बढ़ाया। मेटल, FMCG, फार्मा, ऑटो शेयरों में भी आज जमकर खरीदारी हुई है और निफ्टी 8,000 के पार आज निकलने में कामयाब हो गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 406 और निफ्टी में 125 पॉइंट की हमने तेजी देखी। बाजार में तेजी की बड़ी वजह शॉर्ट कवरिंग थी।
यूटीआई एसेट मैनेजमेंट के एमडी लियोपुरी ने नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि नोटबंदी से जुड़ी सारी तकलीफें मार्च 2017 तक खत्म होंगी और नोटबंदी के बाद टैक्स का दायरा बढ़ेगा। Pain is probably likely to last until the end of the financial year. I personally don't expect it to persist much beyond that. I was happy to see that we've started to print notes offshore as well, so more cash will come into the system. So I don't anticipate beyond March that there will be much pain. Benefits of this in terms of expansion of the tax base is very real, very likely, and I think is empirically sound. The second element of this is a leap of faith. You have to believe that the taxes that are going to be raised are going to be better used, which means we are going to have a government that is actually committed to good governance. आगे बढ़ते हैं। आज नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की कोशिश नाकाम होती दिखी। आज कांग्रेस ने विपक्ष के दलों की जो मीटिंग बुलाई थी उसमें से जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी और लेफ्ट पार्टियां नदारद रही, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में अपना जलवा दिखाया। मंच राहुल गांधी का था, लेकिन बाजी मार ले गई ममता बनर्जी। उन्होंने नोटबंदी से हुई मौतों के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि आज गब्बर स्टाइल में सरकार चलाई जा रही है। कुछ मत बोलो गब्बर आ जाएगा, क्या है? सबको डराता है। ऐसे में देश नहीं चलाते है। आज 107 लोग मर गया और भी ज्यादा लोग स्टार्वेशन डेथ के लिए प्रस्तुत हो जाओ। और 3 दिन है, 1, 2, 3। इसका बाद क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को फिर से यहां पर दोहराया और कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर नोटबंदी जैसा फैसला क्यों लिया गया। डीमोनेटाइजेशन का जो लक्ष्य था वो बिल्कुल फेल हो गया है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मगर जो उनके ऊपर सवाल आ रहे हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री को इसके बारे में जवाब देना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन का सच्चा लक्ष्य क्या था और जिनको चोट लगी है उनके लिए प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। धन्यवाद। और यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद 1 जनवरी से ज्वेलरी हॉलमार्किंग होगी जरूरी, लेकिन ज्वेलर्स ने किया विरोध। पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। खोटे सोने पर चोट। जी हां, सरकार ने 1 जनवरी से गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग जरूरी कर दी है। ज्वेलर्स अब सिर्फ खरा सोना ही बेच सकेंगे और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने अपने सेंटर्स के लिए इसके नए नियम भी जारी कर दिए हैं। नए नियम के तहत 1 जनवरी से बनने वाली नई ज्वेलरी की हॉलमार्किंग जरूरी होगी और यही नहीं, सोने के सिक्के और बिस्किट का भी स्टैंडर्ड तय किया गया है। पूरी खबर के लिए बात करते हैं हमारी सहयोगी नेहा आनंद से। नेहा, ये बताएं कि हॉलमार्किंग तो पहले से ही थी, लेकिन अब इसमें नया क्या किया गया है? जी बिल्कुल, 1 जनवरी 2017 से सोने के गहने जब आप खरीदने के लिए जाएंगे तो उसमें हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगा। यानी कि 1 जनवरी से जितनी भी नई ज्वेलरी बनेगी वो सारी हॉलमार्क्ड होगी। ज्वेलर है, आपको बिना हॉलमार्किंग की ज्वेलरी नहीं दे सकता है। इससे पहले भी सोने के गहनों में हॉलमार्किंग होती थी, लेकिन वो अनिवार्य नहीं थी और वो 10 कैटेगरीज में होती थी। लेकिन इस बार ये हॉलमार्किंग सिर्फ 3 कैटेगरीज में है, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। और सिर्फ ये सोने के ज्वेलरी में नहीं है, ये सोने के सिक्के और बिस्किट्स भी जो आप ज्वेलर की दुकान से खरीदेंगे उसकी हॉलमार्किंग यहाँ पर होगी, बशर्ते वो 22, 18 और 14 कैरेट में बैठते हों। इससे पहले भी जैसे हमने कहा, हॉलमार्किंग होती जरूर थी, कुछ एक ज्वेलर्स देते जरूर थे, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं था। लेकिन अब 1 जनवरी 2017 के बाद से कंपल्सरी हो जाएगा। लेकिन नेहा, अगर हमारे पास ज्वेलरी पड़ी हो जो कि हॉलमार्क नहीं हो तो हम उस पर कैसे हॉलमार्किंग अब करा सकेंगे और क्या इस फैसले का असर ज्वेलरी के दाम पर भी पड़ेगा? देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ज्वेलरी घर में पड़ी है, पहले आपने खरीदी है, उसमें हॉलमार्किंग नहीं हुई है, आपको लगता है कि भविष्य में आप उसको बेचने के लिए जाएंगे और वो 14, 22 या 18 कैरेट की है, तब आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पास के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के BIS के किसी हॉलमार्किंग सेंटर के पास, फ्रेंचाइजी के पास जाइए और जाके अपने उस पीस की हॉलमार्किंग करवा लीजिए।
आपको साथ में ये भी बता दें कि यहाँ पर लोगों को भ्रमित करने वाले बहुत सारी चीजें बताई जाती कि हॉलमार्किंग बड़ी महंगी होती है, उसमें हजारों हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। आपको बता दें सिर्फ 30 रुपए प्रति पीस लगता है। जी हाँ, सिर्फ 30 रुपए में, चाहे आपके पास सोने का कोई बड़ा महंगा हार हो या फिर कान की बाली हो, रिंग हो, कितनी भी हल्की ज्वेलरी हो, कितनी भी भारी ज्वेलरी हो, पर पीस सिर्फ 30 रुपए ही आपको हॉलमार्किंग के देने होते हैं। तमाम डिटेल्स के लिए तो सोने की हॉलमार्किंग कंज्यूमर के हक में है, लेकिन ज्वेलर्स इसका काफी विरोध कर रहे हैं। ज्वेलर्स की दलील है कि देश में हॉलमार्किंग की पर्याप्त सुविधा ही नहीं है। सरकार जनता को खोटे सोने से छुटकारा दिलाना चाहती है, लेकिन सरकार का ये कदम ज्वेलर्स को नागवार गुजरा है। ज्वेलर्स दलील दे रहे हैं कि देश में हॉलमार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में भला 1 जनवरी से पूरे देश में इसे कैसे लागू किया जाएगा? रूरल इंडिया में हॉलमार्किंग सेंटर्स इज नॉट इवन 20% ऑफ द कैपेसिटी रिक्वायर्ड। सेकेंडली जो देखेंगे कि ये काफी ज्वेलरी वापस मेट्रोज आते हैं हॉलमार्किंग के लिए, एंड मेट्रो से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू होलसेलर्स एंड अदर सप्लायर्स। तो ये मूवमेंट जो हो रहा है, इट इज ऑल्सो कॉस्टिंग रिस्क एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री। 2000 से ये गाइडलाइंस छोड़ी गई हुई थी, इसको काफी ज्यादा लागू होता है। मोर एंड मोर अगर आप देखिएगा तो ज्यादातर ज्वेलर्स आर ऑलरेडी बीन डीलिंग इन दी हॉलमार्क प्रोडक्ट, बट द प्रॉब्लम इज एज ही सेड कि अभी जो नया हॉलमार्किंग का गाइडलाइन है, इतना सारा प्रोडक्ट इतनी जल्दी पे कैसे होगा, एंड नो मैटर व्हाट द एसोसिएशन सेज, द फैक्ट रिमेन्स कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी गवर्नमेंट के पास नहीं। दरअसल देश में करीब 450 हॉलमार्किंग सेंटर हैं, जो फिलहाल पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन का मानना है कि दिक्कतें तो होंगी, लेकिन इससे इंडस्ट्री को काफी फायदा भी होगा। 20 कैरेट और 21 कैरेट का जो मेन चलता है वेस्ट साइड में, उसको थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, मगर ओवरऑल ऑन द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंज्यूमर, दिस इज अ गुड हॉलमार्किंग फैसिलिटी, बट दिस विल टेक सम टाइम टू गेट डाइजेस्टेड। आमतौर पर कीमतों में बेंचमार्किंग न होने की वजह से कम शुद्धता वाले सोने में ज्वेलर्स काफी गोलमाल करते हैं। कम शुद्धता वाले सोने को खरा सोना बताकर ऊंचे दाम पर बेच देते हैं, और जब ग्राहक हॉलमार्किंग की मांग करते हैं तो उन्हें महंगी लागत का भय दिखाया जाता है, जबकि हॉलमार्किंग की लागत सिर्फ 30 रुपए प्रति पीस होती है। ऐसे में सरकार के इस कदम से कंज्यूमर्स को जहां सोने की शुद्धता की गारंटी मिलेगी, वहीं ज्वेलर्स को गोलमाल करने के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। नीरज राय, मुंबई। आगे बढ़ते हैं। टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री के बीच कानूनी लड़ाई और बढ़ गई है। टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री को कानूनी नोटिस भेजा है। टाटा सन्स ने आरोप लगाया है कि मिस्त्री ने गोपनीयता भंग की है और संवेदनशील जानकारियां सार्वजनिक की है। इसके पहले साइरस मिस्त्री ने टाटा सन्स के खिलाफ नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। टाटा सन्स ने 24 अक्टूबर को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया था और टाटा ग्रुप की कंपनियों से साइरस मिस्त्री को हटाए जाने की मुहिम के बाद साइरस ने पिछले हफ्ते टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया। और एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद 51 के हुए सलमान, आपको बताएंगे दबंग की पूरी लव स्टोरी इस ब्रेक के बाद। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज बड़ा हादसा होते होते बचा। सुबह के समय इंडिगो और स्पाइसजेट की 2 फ्लाइट्स रनवे पर आमने सामने आ गई। इंडिगो की फ्लाइट लखनऊ से आई थी, जबकि स्पाइसजेट की फ्लाइट हैदराबाद के लिए टेक ऑफ करने वाली थी। इंडिगो में 160 जबकि स्पाइसजेट में 187 लोग सवार थे और माना यह जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से गलत सूचना मिलने की वजह से ऐसा हुआ। फिलहाल इस मामले में डीजीसीए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आज सुबह गोवा एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। दुबई से गोवा होते हुए मुंबई जा रहा जेट एयरवेज का प्लेन रनवे पर फिसल गया और हादसे में 15 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। डीजीसीए ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और विमान में 154 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार थे। एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव का मानना है कि हादसा यहां पर रोकने के लिए एटीसी को टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा। डीजीसीए को प्रोफेशनली मैनेज किया जाए, जितनी भी एविएशन रिलेटेड मैन पावर उनको स्किल किया जाए,
थर्ड टेक्नोलॉजी पे एम्फेसिस दिया जाए, क्योंकि भारत देश में, हमारे देश के अंदर में अभी भी जो टेक ऑफ लैंडिंग की साइकिल्स होती है प्रति घंटा, वो विश्व एवरेज से कम है। तो उसमें स्कोप है, लेकिन ये केवल तब मुमकिन है कि ऐसी घटनाएं ना हो जबकि हमारा मैन पावर, एटीसी फैटीग ना हो, एटीसी प्रोफेशनल तरीके से मैनेज कर रहे हो। अगर ये सब किया जा सकता है, कोई कारण नहीं है कि हम लोग इतने अच्छे नहीं हो सकते जैसे कि दुनिया की बेस्ट कंट्रीज में स्टैंडर्ड है। नए साल में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो एयर इंडिया आपके लिए अच्छा ऑफर लेकर आई है और इस ऑफर के तहत आप मात्र 849 रुपए में हवाई सफर कर सकते हैं। आप 31 दिसंबर तक टिकट बुकिंग कर सकते हैं और 15 जनवरी से 30 अप्रैल 2017 के बीच सफर कर सकते हैं। सलमान खान आज 51 के हो गए और अब इतनी उम्र तक कोई कुंवारा हो तो लोग मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सलमान आज भी इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं क्योंकि उनके पीछे हसीनों की कतार खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। भले आज तक फेरे ना पड़े हों, मगर जोड़ीदारों के मामले में सल्लू मियां दर्जन के करीब हैं। इस कतार में सबसे पहला नाम है संगीता बिजलानी का। आज भी संगीता सलमान की दोस्त है, लेकिन उनकी जगह खाली होते ही भाई ने सोमी अली को दिल में बसा लिया था। आज भी सोमी अली को सबसे ज्यादा इस अफेयर की वजह से ही याद किया जाता है। इस पाकिस्तानी बाला की रुखसती के बाद खान की जिंदगी में सबसे भारी भरकम इश्क ने एंट्री मारी। ऐश्वर्या राय साल 2002 तक और दोनों परिवारों में कड़वाहट के साथ हटी। इसे लोग ऐश्वर्या का असर ही कहते हैं कि सल्लू की जिंदगी में उनकी जगह ली उनकी हमशक्ल स्नेहा उल्लाल ने, मगर शक्ल तो ऊपर की चीज है, लिहाजा उनकी भी विदाई हो गई। मेरी लव स्टोरी का एंगल। और फिर आई हिंदी सिनेमा की चिकनी चमेली कैटरीना कैफ। ये रिश्ता भी टूट गया, पर लोग कहते हैं कि कैटरीना की तरह दिखाई देने वाली जरीन खान को दरअसल सलमान एक मरहम की तरह लेकर आए थे, मगर शायद फिर वही असली नकली का फेर हो गया। उसके बाद क्लॉडी आई तो ऐसा लगा कि भाई की फैमिली बन ही जाएगी, मगर एक दूसरे को फैमिली फ्रेंड बताकर दोनों आगे बढ़ गए। फिर बिग बॉस 5 की कंटेस्टेंट महक चहल और सीजन 7 की स्वीडिश ब्यूटी एली अवराम के साथ भी नाम जुड़ा, मगर इनमें ना तो ज्यादा दम दिखा और ना ही ज्यादा असर दिखा। अब आजकल रोमानियन मॉडल यूलिया वांतूर सुर्खियों में है, मगर घर बसेगा या भाई दर्जन की तरफ बढ़ेंगे ये कहा नहीं जा सकता। और इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर ही। नमस्कार।